विधानसभा 16वीं विधानसभा का ये चतुर्थ सत्र बहुत ही ऐतिहासिक रहा। इस विधानसभा में 3 प्रवर समिति के जो बिल थे, चाहे वो कोचिंग वाला है, भूजल वाला है या लैंड वैलिडेशन एक्ट है, वो तीनों ही आए और तीनों ही बिल ध्वनिमत से पारित हुए। तीनों ही बिल अपने आप में महत्वपूर्ण हैं। एक हमारा कोचिंग से संबंधित है, जो राजस्थान के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, चाहे कोटा हो, सीकर हो, जयपुर हो, विद्यार्थियों के लिए भी, अभिभावकों के लिए भी और कोचिंग सेंटरों के लिए भी। दूसरा भूजल से संबंधित है, वो भी बहुत ही जरूरी है। दिनों दिन अति दोहित भूजल होना भी हमारे लिए खतरनाक है। उसके संबंध में भी केंद्र सरकार के कानून के अनुरूप ये कानून लाया है। और तीसरा, आज लैंड वैलिडेशन एक्ट भी अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण था। वह है माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के उपरांत रिको में एक असमंजस की स्थिति हो गई थी। 2023 से रिको, चाहे लैंड का सब डिवीजन हो, रूपांतरण हो, ट्रांसफ़र हो, सब लीज हो, रेंट पे देना, उसको रोक लगा दी थी। और इसके द्वारा सन 79 से बाद जितने भी रिको द्वारा अपने रिको इंडस्ट्री एरिया के अंदर आने वाले प्लॉट्स का सब डिवीजन किया है, ट्रांसफ़र किया है, सब लीज किया है, रेंट पे दिया है, सब डिवीजन किया है, उनको वैलिड माना जाएगा और भविष्य में रिको को ये कार्य करने का अधिकार रहेगा। ये बिल भी महत्वपूर्ण है। और उससे भी अधिक महत्वपूर्ण धर्मांतरण वाला जो कल पारित हुआ, सभी प्रदेशों में ये बिल पहले करीब करीब पारित हो गया था। राजस्थान ने सभी का अध्ययन करने के उपरांत इस बिल को पारित करवाया है। ये कानून बनेगा और ये कानून बहुत लव जिहाद की श्रेणी से, जबरदस्ती धर्म परिवर्तन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। एक बात जो रही है, विधानसभा में 12-13 बिल पारित हुए हैं, विधानसभा चली भी 1 तारीख से लगाकर आज दिन तक, लेकिन विपक्ष का रवैया हमेशा नकारात्मक रहा। विपक्ष आपस में बटा रहा और विपक्ष की जो अंदरूनी खींचतान है वो उजागर हुई। विधानसभा में कल जो धर्मांतरण विरोधी बिल था, उस पर जितने भी नए माननीय सदस्य थे वो बोलना चाहते थे। वो बार बार कह रहे थे हमको बोलना है, लेकिन कुछ धर्म विशेष को मानने वाले लोग, जो हमारे माननीय विधायक है, वो नहीं चाहते थे कि इस पर कोई डिबेट हो, चर्चा हो, क्योंकि न तो वो पक्ष में बोलना चाहते थे, न वो विरोध में बोलना चाहते थे। और उन्होंने जानबूझ करके, आपने देखा होगा कि पकड़ पकड़ कर माननीय विधायकों को ला रहे थे, हल्ला करवा रहे थे। और सदन के बाहर भी कांग्रेस के अन्य माननीय सदस्यों ने बहुत बार कहा कि साहब कल हमको इस पर बोलना था, लेकिन हमको बोलने नहीं दिया गया। और आज भी आपने देखा होगा कि किसी तरह का कोई गतिरोध नहीं था और उन्होंने आते ही निजाता भंग होने, कैमरे लगने का कहा। माननीय स्पीकर साहब ने स्पष्ट व्यवस्था दी। आज दिन तक की परंपराएं है कि प्रश्नकाल में कोई भी आदमी व्यवधान नहीं करे और प्रश्नकाल के उपरांत कोई भी चर्चा हो, क्वेश्चन हो, अपनी डिमांड हो, रख सकता है। और स्पीकर महोदय उसे व्यवस्था देते हैं। माननीय स्पीकर महोदय ने यह व्यवस्था दी कि प्रश्नकाल के बाद मैं व्यवस्था दूंगा, पर जब भी व्यवस्था देने लगे तो व्यवधान कर दिया और व्यवधान ही नहीं किया, इतना होला कि व्यवस्था नहीं लिया। और स्वयं ये कह रहे हैं कि हमारा प्रतिपक्ष का नेता बोले या सदन का नेता बोले तो किसी तरह का होला नहीं। जब सदन के नेता ने आज प्रयास किया, यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी ने आज प्रयास किया, उनको समझाने का प्रयास किया, तो भी बहुत बड़ा होला किया और सदन से बिना किसी कारण के वॉकआउट कर गए। आज भी दोनों जो बिल थे, चाहे वो भूजल से संबंधित था या लैंड वैलिडेशन एक्ट था, उस पर एक शब्द नहीं बोले। जितना विधायी कार्य हुआ है, 1-2 बिल के सिवाय, किसी पर भी उन्होंने चर्चा में भाग नहीं लिया। विपक्ष हमेशा हो हल्ला करके सदन की कार्रवाई से बाधित करने का प्रयास किए और जब उसमें वो सफल नहीं हुए तो वॉकआउट कर गए, भाग गया विधान। सिर्फ उन्होंने नौटंकी की। किसी दिन टोपी पहन के आए, किसी दिन स्वेटर पहन के आए, किसी दिन टी शर्ट पहन के आए, किसी दिन दूसरा कोई ओवरकोट पहन के आए और किसी दिन कुछ भी प्रदर्शन किया। और कांग्रेस के पास इस नौटंकी के अलावा कुछ भी नहीं रहा है। इसलिए मेरा ये मानना है
कि जो इनका अंतर्द्वंद है वो बाहर आ गया है। ये जो भी गाइड होते हैं, बाहर से फोन आता है उससे गाइड होते हैं, और प्रतिपक्ष के नेता को हर वक्त कोशिश करते हैं कि उनका कद कम हो, उनकी प्रतिष्ठा नहीं रहे, विधानसभा के पटल वो बोले नहीं, और इसीलिए बार बार बाहर के इशारे पर व्यवधान किया गया है। मैं पुनः आग्रह करता हूं और विनम्रता से प्रतिपक्ष के नेताओं से आवेदन निवेदन करता हूं, ये 6 महीने कल बीत जाएंगे, बजट सत्र आएगा विधानसभा का, आइए, भाग लीजिए, डिबेट कीजिए, चर्चा कीजिए, सरकार की कमी खामी गिनाइए, सुझाव दीजिए, जनता के विकास की बातें कीजिए। आप मानिए, राजस्थान में अतिवृष्टि का सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है। भाजपा दल के सभी विधायक, जनप्रतिनिधि अपने अपने क्षेत्रों में गए, मुख्यमंत्री ने सबको निर्देश दिए, मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों को स्पष्ट निर्देश दिया, परिवार वाले जिले में जाओ और खुद के जिले में जाओ, प्रभारी सचिव को भेजा, सब गए, लेकिन कांग्रेस का एक भी व्यक्ति अपने विधानसभा क्षेत्र में नहीं गया, जनता के साथ खड़े नहीं रहे, जनता की बात नहीं सुनी, और अपने क्षेत्र की कोई बात, फसल का नुकसान हुआ, संपत्ति का नुकसान हुआ, रास्ते अवरुद्ध हुए, कोई बात ला करके सरकार को नहीं दी। प्रतिपक्ष अपने कर्तव्य से हट रहा है, विमुख हो रहा है, असोचित हो रहा है, और दिनों दिन विधानसभा से भागने का प्रयास कर रहा है, और आज तो वो स्पष्ट रूप से विधानसभा से भागे हैं। अब कब वापिस आएंगे ये भविष्य जाने। टीकाराम जी ने कहा है कि जासूसी वाला जो मामला था कि यहाँ पर तो वसुंधरा राजे जी से मिलने वालों तक की जासूसी हो रही है, इसका ध्यान रखा जा रहा है। कांग्रेस की संस्कृति में है निंदा करना, अंतर्विरोध पैदा करना, क्योंकि उन्होंने वही काम किया है। न तो कोई वसुंधरा जी की जासूसी हुई थी और न किसी माननीय सदस्य की जासूसी हो रही है, न होने की कोई आवश्यकता है, जिसके संबंध में माननीय स्पीकर महोदय ने स्पष्ट रूप से सदन के पटल पर अपनी बात रखी है, उससे अधिक कोई बात होती नहीं है। जो कैमरे लगे हुए हैं वो जो विधानसभा का ये भवन बना तब से ही लगे हुए हैं, इसमें कोई नया कैमरा नहीं लगा है। हाँ, जैसा माननीय स्पीकर साहब ने कहा कि वर्तमान आधुनिक टेक्निक के अनुसार कैमरों में वृद्धि अवश्य की गई ताकि वो 360 डिग्री तक घूम सके, इसलिए आरोप झूठा। दूसरा, मैं आपकी मार्फत निवेदन करना चाहता हूँ, ये जो जासूसी का विषय है, जो टीकाराम जी माननीय सदस्य ने कहा है, कृपया पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत जी के ओएसडी से पूछिए, जिन्होंने बार बार आपके सामने ये कहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत जी मेरी मार्फत प्रतिपक्ष के नेताओं का, सदस्यों का और अन्य जनप्रतिनिधियों का फोन टेपिंग करवाया, और जब उनकी स्वीकृति के बाद भी अगर वो ऐसा विषय रखे तो उनको सोचने पर मजबूर होना चाहिए। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी का साथी, सिक्योरिटी का वरिष्ठ अधिकारी पेपर लीक के मामले में स्वयं और उसका बेटा पकड़ा जावे, उसके बाद भी ऐसी बातें करे तो उनकी बातें शोभा नहीं देती है। मेरा नम्रता से निवेदन है कि वो विधानसभा में आज आए थे, विधानसभा में आ सकते थे, अपनी बात विधानसभा आकर कह सकते, आपके सामने आए होंगे, बात कही होगी, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं है कि वो विधानसभा में आकर के विधानसभा में पटल पर अपनी कोई बात कहे, अपने साथियों के साथ बैठे, ऐसा उनको नहीं करना चाहिए। यही मेरा नम्रता से निवेदन है। ये अधिवेशन, हमारा जो सत्र है, बहुत ही सफलता से चला है, और आपने जो रिपोर्ट माननीय स्पीकर से सुनी, हमने 92% से अधिक प्रश्नों के जवाब दे दिए, ध्यानाकर्षण के 100% जवाब देती हैं। जो हमारे प्रश्न लगे उनके 92% से अधिक जवाब आ गए। जो हमारी पर्ची लगी, स्थगन लगे, उनके 100% जवाब आ गए। ऐसा पहली बार विधानसभा के इतिहास में हुआ है कि इसी सरकार पूरी तत्परता से हर प्रश्न का बराबर जवाब दे रही है। एक चीज़ कह के मेरी बात पूरी करता हूँ, इस सत्र में सबसे अधिक पर्ची लगी बीजेपी वालों की, और आज उनके भागने के जो मैं कारण गिना रहा था उसमें से कारण एक भी था कि उनका कोई प्रश्न लग ही नहीं रहा है, कोई प्रश्न वो देते ही नहीं, वो काम ही नहीं करते, तो प्रश्न उनके लगते ही नहीं, सब प्रश्न हमारे लगते हैं, ध्यानाकर्षण सारे हमारे लगते हैं। उनका एक ही लगता है, वो है सेक्शन रूल 50 में स्थगन प्रस्ताव। वो स्थगन भी बहुत कम रहे, निर्दलीयों के ज़्यादा लग रहे हैं, और वो रिपीटेशन ही हो रहा है। वो फ्लोर मैनेजमेंट है, कांग्रेस का दल पूर्ण रूप से विफल हुआ, और विफलता छिपाने के लिए उन्होंने आज वॉकआउट किया है। धन्यवाद। भूजल में अति दोहन जो हो रहा है वो रुकेगा, और अति दोहन रुकेगा तो भूजल स्तर धीरे धीरे ऊपर आएगा, और 237 जो हमारे ब्लॉक है, जिसमें से 30-40 को छोड़कर अति क्रिटिकल जोन में है,
अति भून की श्रेणी में वो बाहर निकलते जाएंगे तो किसी व्यक्ति को, काश्तकार को कुआं या ट्यूबवेल खोलने की अनुमति मिल जाएगी, अन्यथा अति दोहनशील में अनुमति नहीं मिलती है। बरसात भी प्रभु की कृपा से, सांवरिया जी की कृपा से अच्छी हुई है, तो भूजल धीरे धीरे उतर आएगा। इसका सर्वे केंद्र सरकार करती है, केंद्र सरकार पुनः सर्वे करेगी। जितने हमारे ब्लॉक वित्त पंचायत समिति क्षेत्र अति भूजल की श्रेणी से बाहर निकले, वहाँ आपको ट्यूबवेल या कुआं खोलने की अनुमति मिल जाएगी, खोल सकेंगे। अति दोहन क्षेत्रों में विशेष परिस्थितियों में ही अनुमति मिलती है, इसलिए इसका उपयोग जरूरी है राजस्थान परिप्रेक्ष्य में। अभी क्या रहेगा सर, सबसे बड़ा जो कंफ्यूजन इस बिल को लेके ये था कि ट्यूबवेल खोदने पे रोक लग जाएगी, तो क्या इस बिल में ये प्रावधान है कि किसान या आम आदमी ट्यूबवेल नहीं खोद पाएगा? ऐसी कोई नई रोक नहीं लगेगी। वर्तमान में केंद्र का कानून लागू है, उसी के अनुरूप का ये कानून है। केंद्र सरकार ने निर्देश दिया था कि हमारा कानून तब तक रहेगा जब तक आप अपने अपने कानून नहीं बना लो। उसी अनुरूप सभी प्रदेशों ने भी अपने अपने कानून बनाए और उसी अनुरूप राजस्थान प्रदेश ने भी अपना कानून बनाया है। पहले सेंट्रल कानून के अनुसार परमिशन लेते थे, अब राजस्थान के कानून के अनुसार परमिशन लेंगे। नई बात इसमें कुछ भी नहीं आई। जोगराम जी, धन्यवाद। लैंड रेवेन्यू का बिल आपने पारित किया, ये रीको और उद्योग विभाग के लिए खुशी की बात समझी जाए या किसानों के लिए चिंता की बात? इसमें किसानों की चिंता का कोई विषय ही नहीं है। ये विषय आप कृपया समझ लीजिए। जो लैंड राजस्थान सरकार रीको को डेवलपमेंट के लिए अलॉट करती है, उसके बाद रीको उसका सब डिवीज़न को अप्लाई करता है। मैंने एक प्लॉट लिया, मैं अपना 22 हो गए, मैं डिवीज़न करना चाहता हूँ तो उसके लिए, मैं अपना कन्वर्सन कराना था उसके लिए, मैं रेंट पे देना चाहता हूँ उसके लिए रीको को अधिकृत किया गया है। पहले रीको अधिकृत था, परंतु ये ट्रांसफ़र जो हुआ सरकार से रीको को, वो वैलिड डॉक्यूमेंट से नहीं हुआ था, तो सुप्रीम कोर्ट ने अराफात के केस में 2023 में ही कह दिया कि ट्रांसफ़र गलत है। जब रीको की लैंड ही नहीं है तो रीको को सब डिवीज़न, रिकॉन्स्टिट्यूशन या भू उपयोग परिवर्तन का अधिकार नहीं है। इस एक्ट के आने के बाद जो पुराने जितने भी रीको ने सब डिवीज़न किए हैं, भूमि रूपांतरण किए हैं, वो वैलिड हो जाएंगे और भविष्य में सरकार की योजना के अनुसार, सरकार के आदेश अनुसार रीको को अपने इंडस्ट्री एरिया में, इंडस्ट्री एरिया के बाहर नहीं, अपने इंडस्ट्री एरिया में चाहे सब डिवीज़न हो, रिकॉन्स्टिट्यूशन हो, भू उपयोग परिवर्तन हो, ऐसी अनुमति देने का अधिकार हो। नेपाल में जो राजस्थानी फंसे हुए हैं, सरकार क्या कर रही है? माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री इसके लिए बड़ा चिंतित है और स्पीकर महोदय ने भी आज विधानसभा के पटल पे बात कही है। जितने उसमें से हमारी एक विधायिका भी ऋतु बानावत नेपाल में है। हम उन सभी भारतीयों को सुरक्षित वहाँ से लाएंगे, ऐसा भारत सरकार से निवेदन भी करेंगे और भारत सरकार स्वयं भी इस मामले में चिंतित है, पूरा प्रयास कर रही है उनको सुरक्षित वहाँ से हम भारत वापस लाएंगे। जोगराम जी, फ्लोर मैनेजमेंट की बात पर आपने सवाल उठाए कांग्रेस के फ्लोर मैनेजमेंट पे, लेकिन कांग्रेस बीजेपी के फ्लोर मैनेजमेंट पे सवाल उठा रही है। कल बहादुर सिंह कोहली ने कहा कि चीफ इंजीनियर 5% कमीशन मांग रहा है। देखिए, आज बब्बराम जी ने कहा कनेक्शन नहीं मिल रहे। फूल सिंह जी, देखिए ये दोनों तीनों ही बातें आप समझिए। आदरणीय फरोदी से आदे वाले विधायक ने ये कहा कि कांग्रेस के कार्यकाल में बिना परमिशन ही उन्होंने अनाप शनाप आदेश दे दिया कनेक्शन देंगे, जबकि व्यवस्था ही नहीं की, तो उसमें फ्लोर मैनेजमेंट नहीं आता। बहादुर सिंह कोहली ने जिस व्यक्तिगत आरोप लगाया वो फ्लोर मैनेजमेंट से नहीं है, या फूल सिंह जी ने जो कहा वो कांग्रेस के कार्यकाल की विफलता गिनाई है। तो कांग्रेस के कार्यकाल की विफलता है वो गिनाई है, इसीलिए इसका फ्लोर मैनेजमेंट से संबंध नहीं है। विधायक ने अपने क्षेत्र की पीड़ा रखी है और विशेषकर वो पीड़ा आई है कांग्रेस के कार्यकाल के दौरान की। धन्यवाद आप सबका भी। मैं पुनः आखिर में मैं मेरे लोकतंत्र के चतुर्थ स्तंभ जो आवाज़ है मेरे जनता की, 8 करोड़ जनता की और यहाँ तक कहूँ राजस्थान की, और आपकी सक्रियता से, आपकी पारदर्शिता से, निष्पक्षता से जो हमारी आवाज़ है, चाहे प्रतिपक्षी से हमारी है या जनता की आवाज़ है, वो हर आम तक पहुंचाने में आप जो कार्य कर रहे हैं, उसके लिए मैं विधायक दल में सत्ता पक्ष के दल की ओर से, मेरे दल की ओर से, आदरणीय मुख्यमंत्री जी की ओर से, मेरी ओर से और पूरे भाजपा दल की ओर से आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और धन्यवाद देता हूं। और मैं तो प्रतिपक्ष को भी धन्यवाद देता हूं। जो बीती वो बीती, भविष्य में आइए और विधानसभा के पटल पर आइए, सार्थक बहस कीजिए, इस गौरव को निरंतर कायम रखिए। धन्यवाद।